10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत चालुक्य वंश, पल्लव वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। चोलों का साम्राज्य दक्षिण भारत के अंतर्गत श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप तक और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। उसी प्रकार पल्लवों का साम्राज्य भी दक्षिण भारत के अंतर्गत त्रिचिन्नापल्ली अर्थात तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ था। तो पल्लव वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई। इस वंश की राजधानी कांची थी। इसको कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, कांचीपुरम। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु एक प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में प्रमुख कवि भारवी इसकी राज्यसभा में निवास करता था और भारवी ने कीर्तार्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अर्थात सिंह विष्णु का साम्राज्य मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली, मद्रास और तंजौर राज्यों तक विस्तृत था। तंजौर यानी मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली, तंजौर, इन तीनों केंद्रों के ऊपर सत्ता पहली बार सिंह विष्णु ने स्थापित की थी और अपनी राजधानी कांची को बनाया था। सिंह विष्णु ने इसके अलावा श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की और आसपास के क्षेत्र जो चोल और पांड्यों के क्षेत्र थे उनको भी जीता। चोल व पांड्य, तो कहने में चोलों का राज्य, पांड्यों के राज्य, मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली, तंजौर, ये सभी क्षेत्र अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का पूर्वी भूभाग था। इसके ऊपर सिंह विष्णु ने पहली बार अपनी सत्ता स्थापित की और एक नए वंश की स्थापना की जिसे पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसने मामल्लपुरम के अंतर्गत वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। मामल्लपुरम नगर के अंतर्गत वराह मंदिर, किस मंदिर का निर्माण किया था? वराह मंदिर का भी निर्माण किया। सिंह विष्णु के बाद में दूसरा शासक है वो था महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम पल्लवकालीन शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली महेंद्रवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम हुए थे। लेकिन सबसे पहले महेंद्र प्रथम को जानते हैं। महेंद्र प्रथम ने महेंद्र तालाब का निर्माण करवाया। महेंद्र तालाब का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में अप्पार नामक शैव भी निवास करता था। तो रुद्राचार्य नामक एक संगीतज्ञ भी इसकी राज्यसभा में था। कहा जाता कि ये एक अच्छा वास्तुकार था, इसलिए इसने सबसे पहले महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और इस नगर के अंतर्गत इसने सबसे पहले रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर? रथ मंदिर, जिनकी संख्या 8 थी। अर्थात महाबलीपुरम नगर के अंतर्गत शिव धर्म से संबंधित या शैव धर्म का विकास करने के लिए इसने रथ मंदिरों का निर्माण किया था। कहा जाता कि ये पहले जैन धर्म से संबंधित था, लेकिन बाद में इसने हिंदू धर्म अर्थात शैव धर्म की पूजा प्रारंभ की थी और इसी के उपलक्ष्य में इसने महाबलीपुरम नगर के अंतर्गत 8 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन रथों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का था।
धर्मराज रथ मंदिर, और सबसे छोटा था द्रौपदी रथ मंदिर था। तो कहने मतलब धर्मराज रथ इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार महेंद्र वर्मन ने अपने शासनकाल के अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय से भी युद्ध किया और पुलकेशिन द्वितीय से यह पराजित हुआ था। लेकिन इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, वह पुलकेशिन द्वितीय को मौत के घाट उतार देता है, जो चालुक्य वंश का प्रतापी राजा माना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है मत विलास प्रहसन। यह ग्रंथ था। इस ग्रंथ की रचना अर्थात मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की, जिसमें कापालिकों समुदाय की हंसी उड़ाई गई है। तो मत विलास प्रहसन ग्रंथ का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम था। इसी प्रकार इसने मत विलास उपाधि भी धारण की थी। मत विलास ये उसकी उपाधि भी थी, अर्थात मत विलास प्रहसन नाटक भी इसने लिखा। तो मत विलास नामक उपाधि भी महेंद्र वर्मन प्रथम ने धारण की। तो आपको ध्यान रखना है कि महेंद्र तालाब का निर्माण भी इसने करवाया। अपार शैव संत था, इसके प्रभाव में इसने शैव धर्म ग्रहण किया। रुद्राचार्य संगीतज्ञ था, इसने संगीत शिक्षा ग्रहण की। इन नगरों के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार पल्लवकालीन शासकों में सबसे समृद्धिशाली शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने शासनकाल के अंतर्गत वातापी कौंड की उपाधि धारण की। वातापी कौंड की उपाधि धारण की, अर्थात इसी शासक ने चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। कहा जाता कि चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशिन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था। और उसी पुलकेशिन द्वितीय ने, आपको बताओ तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो महेंद्र वर्मन को भी इसने पराजित किया था। लेकिन महेंद्र वर्मन का जो पुत्र नरसिंह वर्मन है, वो पुलकेशिन द्वितीय को 642 में पराजित करता है और पुलकेशिन द्वितीय को मौत के घाट उतार देता है। तो इस प्रकार नरसिंह वर्मन पल्लव शासकों में सबसे शक्तिशाली था, जबकि सबसे समृद्धिशाली शासक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम था। तो यह समृद्धिशाली था और यह शक्तिशाली शासक के रूप में नरसिंह वर्मन की गिनती की जाती है। इसी प्रकार नरसिंह वर्मन ने विजय स्तंभ भी बनवाया था, अर्थात इसने दक्षिण भारत के पांड्य शासकों को भी इसी ने भी पराजित किया था। और कहा जाता है कि श्रीलंका की मान वर्मन नामक शासक हुआ था, उसने नरसिंह वर्मन की सहायता भी की थी। तो इस प्रकार सुदूर दक्षिण के राज्यों को जीतने वाला पल्लवकालीन शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से उसे जानते हैं अपन। तो इसी तरीके से इसके बाद में परमेश्वर वर्मन होता है। परमेश्वर वर्मन ये शिव धर्म का उपासक था। शिव का उपासक था और इसने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। तो परमेश्वर वर्मन भी एक शक्तिशाली शासक था, जिसने कांची राज्य पर अपनी सत्ता को काफी लंबे समय तक चलाया और इसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य को पराजित किया। किसको पराजित किया? विक्रमादित्य द्वितीय नामक शासक को पराजित किया और कांची राज्य का विस्तार किया। किसका विस्तार किया? कांची का, जो किसकी राजधानी थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम की राजधानी थी। इसके बाद में पांचवा महत्वपूर्ण जो शासक होता है वह है नरसिंह वर्मन द्वितीय होता है।
नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय भी एक वास्तुकार था, अर्थात इसने भी कई मंदिरों का और नगरों का निर्माण करवाया था, अर्थात इसी ने महाबलीपुरम नगर का विस्तार करवाया। जबकि महाबलीपुरम नगर की स्थापना है वो देखा जाए तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन ने कर दी थी। तो इसने यहां पर महाबलीपुरम सौर मंदिर का निर्माण किया। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किया। इसी महाबलीपुरम ने यहां पर कांची के अंतर्गत कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इन दोनों का मंदिरों का निर्माण पहलोकालीन शासक किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल के अंतर्गत राज सिंह की उपाधि धारण की। राज सिंह ये उसकी प्रमुख उपाधि थी, इसको भी इसने धारण किया। इसको शंकर भक्त भी कहा जाता है। शंकर भक्त तो कहने मतलब शंकर भक्त और राज सिंह, ये दो प्रमुख उपाधियां किसकी थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की थी। इसके अलावा इसके शासनकाल में एक और कवि रहता था जिसका नाम है दंडी, एंड जिसको दंडीन भी कहते हैं। ये कवि रहता था जिसने किताब लिखी, उसका नाम है दशराज्य या दशरथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां दश कुमार चरित नामक पुस्तक की रचना की। दश कुमार चरित नामक ग्रंथ की रचना दंडी ने की थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कवियों को भी आश्रय देने वाला विद्वान था। तो एक बार वापस देख लीजिए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का सौर मंदिर बनवाया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, राज सिंह और शंकर भक्त जैसी उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में दंडी नामक एक कवि रहता था जिसने दश कुमार चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा नंदी वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजित जैसे भी शासक हुए, लेकिन वे शासक शक्तिशाली नहीं थे बल्कि कमजोर थे। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि पहलोकालीन शासकों ने अपने राज्य के अंतर्गत न केवल मंदिरों का निर्माण करवाया बल्कि यहां पर शिव और विष्णु दोनों धर्मों की उपासना होती थी। मूर्तियों को तराश करके बनाया जाता था। इस प्रकार पहलोकालीन स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ शासक कहे जाते हैं। इन शासकों के अलावा उसके बाद में जो यहां पर साम्राज्य स्थापित होता है वह चालुक्य वंश का होता है। चालुक्य वंश चालुक्य वंश इनकी प्रारंभिक राजधानी वातापी थी। यहां इसको बादामी के नाम से भी जाना जाता है। बादामी राजधानी थी। इस वंश की स्थापना 550 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। इसका जो पहला राजा था वो था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम ने सबसे पहले सत्ता 550 ईस्वी के अंतर्गत स्थापित की और अपने साम्राज्य की राजधानी वातापी अथवा बादामी को बनाया गया। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन किया। इसके अलावा इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया, जिसमें
तमिलनाडु और कर्नाटक के भूभाग शामिल थे, अर्थात मैसूर और अर्काट जैसे प्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में कीर्तिवर्मन शासक हुआ। कीर्तिवर्मन प्रथम नामक शासक हुआ। इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी का प्रथम निर्माता के नाम से जानते हैं। और इसने एक अग्नि अष्टोम नामक यज्ञ भी किया। अग्नि अष्टोम नामक यज्ञ का आयोजन है वो कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। तो इस तरीके से प्रारंभिक राज्यों के अंदर, प्रारंभिक शासकों के अंदर कहा जाए तो पुलकेशिन प्रथम के बाद में कीर्तिवर्मन प्रथम की भूमिका चालुक्य वंश के राजाओं में महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के प्रारंभिक शासकों में देखा जाए या वातापी के राजाओं में कहा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि इसी शासक ने सबसे पहले वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। किसको पराजित किया? हर्षवर्धन। नंबर 2, इसी ने ही अभी अपने पढ़ा कि पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को हराया। महेंद्र वर्मन को हराया। तो हर्ष किस वंश का राजा था? वर्धन वंश का राजा था। जबकि महेंद्र वर्मन किस वंश का राजा था? पल्लव वंश का राजा था। अर्थात महेंद्र वर्मन और हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन को 610 ईस्वी के अंतर्गत पराजित किया गया, जबकि हर्षवर्धन को 634 ईस्वी के अंतर्गत पराजित किया गया। इन दोनों शासकों को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय था। लेकिन इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन के पुत्र, जो भी अपने पढ़ा कि नरसिंह वर्मन प्रथम था, उससे पराजित हुआ। अर्थात पराजित होने के बाद में ये मारा गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशिन द्वितीय शक्तिशाली शासक था। और इसने अपने पूरे शासनकाल के अंतर्गत एक ही उपाधि दिखाई दे रही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय भी दक्षिण भारत के अंतर्गत एक शक्तिशाली शासकों के रूप में इसकी गिनती है वो की जाती है। इसके बाद में विक्रमादित्य द्वितीय नामक शासक हुआ। द्वितीय नामक शासक हुआ। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। अर्थात इसने अपने राज्यकाल के अंतर्गत करक द्वितीय को पराजित किया। करक द्वितीय जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसी तरीके से इसने अपने राज्य के अंतर्गत पल्लवकालीन शासक नंदी वर्मन को हराया। किसको हराया? नंदी वर्मा कह दो या वर्मन कह दीजिए, ये पल्लव वंश का शासक था, इसको पराजित किया। अर्थात इसने दो प्रमुख राजाओं को हराया। विक्रमादित्य ने राष्ट्रकूट वंश के राजा करक द्वितीय और पल्लवकालीन राजा नंदी वर्मा को। और इस नंदी वर्मा को हराने के बाद इसी विक्रमादित्य ने एक उपाधि भी धारण की, जिसका नाम है कांची कौंड। जिसका नाम है कांची कौंड। ये क्या थी? उपाधि थी। अर्थात कांची कौंड की उपाधि धारण करने वाला विक्रमादित्य था, क्योंकि इसने पल्लवों के शासक नंदी वर्मन को हराया और नंदी वर्मन की राजधानी का नाम क्या था? कांची था। उस जीत के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण की? कांची कौंड की उपाधि धारण की। इसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है, वह सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं सोमेश्वर हुआ। सोमेश्वर। हालांकि सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से टोटल 4 राजा हुए थे, लेकिन आपकी किताब में जिक्र थोड़ा बहुत दिया गया है, वो प्रथम का ही दिया गया। सोमेश्वर प्रथम कहा जाता है कि एक शक्तिशाली शासक था। इसने चोल वंश के प्रमुख राजा धीराज को हराया। अर्थात इसने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है कोपम का युद्ध। कोपम का युद्ध। और इस युद्ध के अंतर्गत किसको पराजित किया? राजा धीराज। राजा धीराज जो चोल वंश का राजा था।
किस वंश का राजा था? चोल वंश का राजा था। अर्थात सोमेश्वर प्रथम ने राजा धीराज को युद्ध के मैदान के अंतर्गत वध कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अपन पीछे ये भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद में इस राजा धीराज का जो पुत्र वीर राजेंद्र होता है वो बदला ले लेता है, अर्थात सोमेश्वर प्रथम को संगमक के युद्ध के अंतर्गत पराजित कर देता है। लेकिन सोमेश्वर प्रथम प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक विजयी शासक था। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो विक्रमादित्य षष्ठ है। विक्रमादित्य षष्ठ, एंड इसके बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके बहुत सारे शासक हुए, तो ये छठा शासक था। ये सबसे इन चालुक्य वंश के शासकों में शक्तिशाली शासक और समृद्धिशाली शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रानी लोक महादेवी थी जिसने पडगल के मंदिरों का निर्माण करवाया। लोक महादेवी जिसने किन मंदिरों का निर्माण? पडगल के मंदिरों का निर्माण करवाया, और इसने अपनी राजधानी भी कल्याणी में स्थापित की। कल्याणी। इसके शासनकाल में इस दो प्रमुख विद्वान थे, एक का नाम विलहण था। विलहण, तो दूसरे का नाम विज्ञानेश्वर था। विज्ञानेश्वर कहा जाता कि विलहण ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरितम ये ग्रंथ लिखा। तो विज्ञानेश्वर ने मितक्षरा नामक ग्रंथ लिखा। इस विक्रमांक देव चरित ग्रंथ के अंतर्गत विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जबकि मितक्षरा ग्रंथ को एक हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ माना गया। अर्थात मितक्षरा ग्रंथ का लेखक विज्ञानेश्वर है और विक्रमादित्य चरित ग्रंथ का लेखक कौन है? विलहण है। ये दोनों ही कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन इनको संरक्षण देने वाला विद्वान कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ था। कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ के शासक भी विष्णु और शिव धर्म के उपासक थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी कभी उल्लंघन नहीं किया। ये भले ही वैदिक धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को भी इन विद्वानों ने अपने संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरीके से चालुक्य वंशी शासक अपने प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में महत्वपूर्ण रूप से पहचाने गए हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं बाहरी जातियों या आक्रमणों का वर्णन, जिसमें सबसे पहले शक समुदाय को लेते हैं। शक जो कि चीन के अंतर्गत रहने वाली एक जाति थी और 71 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया। शक वंश अर्थात शक, हुण और कुषाण तीनों समुदाय, तीनों ही जातियां चीन की रहने वाली थी या उत्तरी पश्चिम के अंतर्गत रहने वाली समुदाय थे या जातियां थी, उन्होंने हमारे देश में प्रवेश किया। तो शक समुदाय का उदय भारत के अंतर्गत 71 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुआ और इन्होंने भारत के अंतर्गत बोलन दर्रे से प्रवेश किया। किस दर्रे से? बोलन दर्रे से। और यह दर्रा था बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत। कहां था? बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत था। अर्थात शकों ने जब उत्तरी भारत के अंतर्गत या उत्तरी पश्चिम में प्रवेश किया तो उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को जीता। किसको जीता? बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों को प्रदेशों को जीता। और जीतने के बाद में बलूचिस्तान की जो पहाड़ियां हैं बोलन, उनसे उन्होंने भारत के अंतर्गत प्रवेश किया। भारत में प्रवेश करने के बाद में वे पंजाब और मारवाड़, इसके अलावा विंध्याचल की पर्वत या पहाड़ियों तक पहुंच गई थी, अर्थात महाराष्ट्र तक भी इसका विकास हो गया था। तो यहां पर उनकी 4 शाखाओं की स्थापना होती है। इन शाखाओं के अंतर्गत पहली जो शाखा स्थापित की गई थी वह थी तक्षशिला। कहां थी? तक्षशिला।
प्रथम शाखा की स्थापना हुई। इसके बाद में दूसरी शाखा जो स्थापित की गई थी वो मथुरा के अंतर्गत स्थापित हुई थी, मथुरा। तीसरी नासिक, और चौथी उज्जैन के अंतर्गत इनकी शाखा स्थापित हुई थी। तक्षशिला के अंतर्गत मावेज और एजेज नामक शासक हुए, मावेज और एजेज नामक शासक हुए। अर्थात भारत के अंतर्गत शकों की पहली शाखा कहां स्थापित हुई? तक्षशिला में। तक्षशिला में इस शक वंश की स्थापना करने वाला मावेज था और उसके बाद दूसरा प्रमुख शासक एजेज हुआ। और इनको नष्ट करने का जो काम है वो सबसे पहले पल्लव समुदाय ने किया। किसने किया था? पल्लव वंश ने किया, यहां समुदाय ने किया। अर्थात पल्लव शक्ति ने तक्षशिला के अंतर्गत रहने वाले शकों को पराजित किया। इसके बाद मथुरा, हमामस व हगान नामक विद्वान हुए। अर्थात मथुरा के अंतर्गत शक शाखा की स्थापना करने वाला पहला विद्वान हमामस था और दूसरा विद्वान हगान था। इसके बाद में यहां पर एक राजबुल नामक सम्राट भी हुआ। यह भी शक वंश से संबंधित था, जिसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। तो मथुरा के अंदर जो शक थे उनको पराजित करने वाले कुषाण थे। कौन सा समुदाय था? कुषाण समुदाय थे, कुषाण। इसी तरीके से तीसरी शाखा नासिक है, जहां पर भूमक नामक शासक होता है। भूमक नासिक के अंतर्गत शक वंश की स्थापना करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। नासिक शिलालेख के अंतर्गत यह कहा गया है कि इसी समय नासिक शिलालेख की स्थापना करने वाले सातवाहन थे, अर्थात सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सहरात वंश का उन्मूलक भी उसे कहा गया है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर एक नहपान नामक शासक हुआ था, नहपान। तो नहपान को पराजित करने वाले कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। इस प्रकार शकों की शक्ति को रोकने वाला सातवाहन वंश का राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। जोगलथंबी नामक शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसने जो नहपान था, इसने दक्षिण भारत के राज्यों का विस्तार किया। तो उस विस्तार की वृद्धि को रोकने वाला शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ही था। इसके बाद चौथी शाखा उज्जैन है और उज्जैन के अंतर्गत दो प्रमुख शासक हुए, जिसके नाम है चष्टन और दूसरे का नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन अर्थात उज्जैन के अंतर्गत शकों की शाखा का स्थापना करने वाला पहला शासक चष्टन था और दूसरा शासक रुद्रदामन था। इन दोनों शासकों ने शक समत का भी उल्लेख किया है। अर्थात शक समत में ये अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखते थे। उज्जैन के शासकों, इन दोनों शासकों के अंदर देखा जाए तो रुद्रदामन सबसे शक्तिशाली था। ये जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अर्थात रुद्रदामन की उपलब्धियों के अंतर्गत यहां पर उसने मालवा के प्रदेश को सबसे पहले जीता। इसके बाद विंध्याचल की पहाड़ियों को जीता, मारवाड़, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का जूनागढ़ प्रदेश, काठियावाड़ का प्रदेश, तो ये सब जितने भी प्रदेश थे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इन सभी को जीतने में सफलताएं रुद्रदामन ने प्राप्त की थी। इस प्रकार शककालीन जितने भी शासक हुए, इन सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक है वो रुद्रदामन की गिनती की जाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि शककालीन जितने भी वंश हुए, इन चार जो शाखाएं स्थापित की गई थी, इन चारों शाखाओं में सबसे शक्तिशाली शाखा उज्जैन से संबंधित थी और इसका शासक रुद्रदामन था।